दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 21वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। आज का जो पहला सवाल है ये पिछले पेपर से लिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कहा था कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड बताया जाए ताकि इस सवाल को डायरेक्ट लगाया जा सके। यहां पर मैं इस सवाल को बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। सवाल को देखिए। सवाल बोल रहा है एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट देती है, त्योहारी सीजन के दौरान यह 10% की क्रमिक छूट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12% और 10% की दो छूटें उसको दी जा रही। फिर इसके बाद भी जो बेचने वाला है वह 5% लाभ कमा रहा है। बाद में जो स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग 12 की छूट तो उसको मिल ही रही है, लेकिन अब वो छूट 4 की दे रहा है। मतलब जो 10% की छूट है उसको घटा के 4% कर दी। तो अब उसका लाभ कितना है? मतलब 12 और 10 की छूट के बाद जो उसको 5 का लाभ हो रहा था, तो 12 और 4 की छूट के बाद अब उसको जो लाभ होगा वो कितना होगा। यहां पर मैंने आप लोगों को पिछले पेपर में ये बात बताई थी कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य और क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद का जो मूल्य होता है वो हमेशा समान होता है। अब यहां पर आप देखिए कि सवाल में आपको बोला 12 की छूट 10 की छूट, मतलब अगर 100 रुपए का सामान था, 12 की छूट उसने दे दी मतलब 88 रुपए का हो गया, 10 की छूट और दे दी मतलब 90 रुपए का हो गया। मतलब ये दोनों कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, ये लगा हुआ है मतलब 79। मतलब आप ये कह सकते हो कि 79.2 MP बराबर 5 का लाभ हो रहा है, मतलब 105 CP। तो एमपी और सीपी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 105 अनुपात 79.2, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1050। मतलब सामान था 792 रुपए का और उस पर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ था 1050। सर ये थी 12 की छूट और 10 की छूट के बाद 5 का लाभ। ठीक है। अब इस 1050 पर जो छूट दे रहा है वो दे रहा है 12 की और 4 की। मतलब अब सामान कितने में बेचा गया, तो आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं कि 1050 गुणे 88/100 और गुणे 96/100। अब आप देखिए यहां से अगर मैं 2 दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। इसको मैं नहीं काट रहा हूं, इसको मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि ये 2 जीरो बाद में दशमलव लगाने के काम में आएंगे। 30 छक्का 126, 21 नहीं, 189, 189 और 12 191 और 201, ये हो गया। अब आपको कितने का गुणा करना है 4 का। 4 का गुणा करना है 44 का, तो 6 चौके 24, 6 1 7, 7 चौक 28 और 2 30, 1 4 एकम 4, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। मतलब ये हो गया 40437 88,704। मतलब अब सामान बिक रहा है कितने का 887। ये सामान मैंने बेच दिया 887 का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपका लाभ है। लाभ बराबर कितना हो जाएगा 95। अब देखिए 95 रुपए का जो लाभ है वो 792 रुपए पर है, तो ये कितना परसेंट। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, इसको आप निगाह मारो, ये लगभग 8 गुना है। इसको अगर मैं पूरा बनाऊं, यहां अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो यहां मैं 1 जोड़ूंगा। मतलब इस मामले को आप लिख सकते हो 96/800। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 8 96। मतलब आपका जो अब का लाभ है वो कितना है 12%। और ये था आपका ऑप्शन नंबर 2। ये सवाल का वो तरीका है जो तरीका आपको पिछले पेपर में बताया गया था। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है, जहां पर सिंपली ये लिया गया था कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है वो समान होता है। अब इसके डायरेक्ट तरीके की हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए 12 की छूट यहां पर भी मिल रही है और यही छूट यहां पर भी दे रहा है। फर्क कहां पर है, फर्क है इस 10 की छूट में और इस 4 की छूट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं, यहां पर सामान कितने का बिका और वहां पर सामान कितने का बिका, तो जो यहां पर बिका वो वैल्यू कितनी थी 105%, तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो जितना ज्यादा होगा वही आपका लाभ होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये 12% पहली छूट कितनी है 12% की और 10% की, दूसरी छूट कितनी है 12% की और 4%। ये 12% यहां भी है, काट दीजिए। 10% की वैल्यू 1/10 और
4% की वैल्यू 1। मतलब यहां पर जो मामला है 10 का सामान कितने का बेचा गया है, 9 का, और यहां पर जो 25 का सामान है वो कितने का, 4 का। इन्हीं दोनों का मैं रेशियो निकाल लेता हूं, तो ये 2, ये कितना 5, अब सॉरी ये 24 का, तो 5 नमा 45 और 24 दूनी 48, तिर्यक गुणा कर दीजिए 48। अब अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये 15 और ये कितना है 16, इसकी वैल्यू है 105%। ठीक है, यहां पर कितने का गुणा हो रहा है 7 का, यहां पर भी कितने का कर दीजिए 7 का, आ गया वैल्यू 112%। मतलब जो लाभ है वो कितना हो जाएगा 12%। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये वो तरीका है जिस तरीके में आप लोगों को एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि परसेंट की जो वैल्यू है वो कितनी। ठीक है, अब यहां पर एक बात और भी है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा 10 और 25 को बराबर क्यों नहीं किया, क्योंकि दो ही मामले थे। अगर मैं यहां भी 2 का गुणा करता 10 और 25 को बराबर करता तो यहां 5 का गुणा करता तो ये 45 हो जाता, ये 48 हो जाता, इसलिए मैंने इसका तिर्यक गुणा कर दिया और सारा सवाल आपकी आंखों के सामने है। अब बात करते हैं आज के पेपर की। आज के सवाल हमसे क्या कहते हैं, देखिए इस तरह के सवालों में ये एक अच्छा सवाल कहा जा सकता है। इसका कारण ये है कि इसमें आपको पांचों सवाल हल करने, सवाल में आपको ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि 4 सही होंगे 1। अब इसमें आपको बेसिक जो आपका बॉड मास है उसे फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले हम गुणा और भाग करते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 8 तिरिक 24, 24 प्लस 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया 1, 24 और 1 25, ये 25 बराबर है, मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरे वाले की बात कर लेते, फिर वही बात, 6 सत्ते 42, ये 7 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, गुणा ही लगा हुआ तो 10 से कम 10 और प्लस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 26, 26 दी हुई है, इसकी सही। इस वाले की बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, 9 चौके 36, 12 और 2 14, 30 में आप 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा -10, 36 में से 10 गया 26, 26 और 14 कितना हो जाता है 40। अब अगर 3 सही है तो आपको चौथा चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तर आपका चौथा ही है। वैसे अगर आप चौथा भी चेक करें तो चौथे को आप देख लीजिए क्या है उत्तर, 13 माइनस 7 प्लस 8 गुणे 9, मतलब ये 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, 8 गुणे 9 कितना हो गया 72 प्लस 9 सत्ते 63, 7। अब देखिए 7 6 13, 13 2 15 और 70 85 आ रहा है 85, क्या हुआ है 88, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब आपका जो चौथा इक्वेशन है ये गलत है। टाइम टेकिंग सवाल है, बॉड मास का सवाल है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल को सिस्टमेटिक वे में लगाइएगा, अन्यथा आपको बार बार सवाल को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दूसरी एक बात, चौथा सवाल आपको चेक करने के ऑप्शन नंबर चौथा, ये भी हो सकता था कि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही टकरा गया होता तो आपका टाइम बच जाता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको 3 लगाने के बाद जब 3 आपके सही निकल गए हैं तो चौथा ही आपका उत्तर है। आप चौथे को हल किए बगैर भी ऑप्शन में टिक कर सकते हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापन 24 है, लघुत्तम समापन 2400 है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है 2400, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 24, फर्स्ट नंबर कितनी दी हुई है 180, सेकंड नंबर आपको निकालनी है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 8 24, 80, 80 में 4 का गुणा कर देंगे तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 320। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 2000 रुपए के अंकित मूल्य की एक वस्तु को 20 और 10 की दो क्रमागत छूटों के साथ 2000 दिया है, रुपया दिया है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्रतिशत देके प्रतिशत पूछे तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 से लगाइए। रुपया देके अगर आपसे रुपया ही पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे सवाल को लगा दीजिए। 2000 रुपए का सामान है, 20 की छूट मतलब मामला हो गया 80 का, फिर 10 की छूट मतलब मामला हो गया 90 का, 90/100, 1 2 1 2 1 2 9 8 दूनी 16, 16 नहीं है 144 और 90 का जीरो, उत्तर हो जाएगा 1440 रुपए और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है
4 किलोमीटर की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शेष दूरी को 5 घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय। यही तो आपका फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर 20 किलोमीटर की दूरी दी गई है, लेकिन शेष दूरी को 5 घंटे में 5 किलोमीटर समय दिया गया है और चाल दी गई है। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए आपको चाल और समय का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर दूरी कितनी है? 20। यहां पर चाल 5 है, घंटे भी 5 है, और बटे अब कुल समय, समय यहां कितना है? समय यहां पे कितना है? तो समय यहां दिया नहीं है, समय यहां हो जाएगा 20 बटे 4, और यहां पर समय कितना दिया हुआ है? 5। अब देखिए आप यहां पे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 20 प्लस 25 बटे 4 पंचे 20, 5 प्लस 5 मतलब 10, मतलब हो जाएगा 45 बटे 10, उत्तर हो जाएगा 4.5। ये आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, ठीक है, उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य पर, गजब, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, विक्रय मूल्य के 3/4 पर, यही पर एक मेन पॉइंट है, 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमा सके? उत्तर आपको किसमें दिया गया है? अब देखिए इस सवाल में 2, 3, 4 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल यह है कि 3/4, 50 कुर्सियां थी, 20 कुर्सियों को कितने प्रतिशत हानि पर और शेष कुर्सियों को कितने लाभ पर बेचा जाए तो उसे कुल कितना लाभ होगा? यहां पर मामला किसका रहता है? लेकिन यहां जो मामला है वो किसका दिया हुआ है और कुल लाभ दिया हुआ है 35%, तो 35% जो आपको निकालना है वो किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर। अब इस सवाल को जो पकड़ने का तरीका है, आप सवाल को यहां पर पकड़िए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो विक्रय मूल्य है, सामान्य विक्रय मूल्य जिसकी वो बात कर रहा है, उसको मैं मान लेता हूं 4। अब देखिए पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं, टोटल 50 कुर्सियां थी, उसमें 20 को एक रेट पर बेचा है, 30 को एक रेट पर बेचा है, इसको मैं रेशियो पे ले लेता हूं। अगर वो पांचों कुर्सियों को 4 के रेट पर बेचता तो कितना मिलता? अब 2 कुर्सियों को 3 के रेट पे और 3 कुर्सियों को 4 के रेट पे बेचा तो कितना मिलता? मतलब अगर वो सामान्य स्थिति होती तो ये कितने पे बेचता? 2 गुणे 4 और 3 गुणे 4। अगर ये क्षतिग्रस्त नहीं होती तो ये कितना आ जाता? 20। लेकिन अभी जो बेची गई है वो किस पे बेची गई है? 2 गुणे 3 और 3 गुणे, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है। ये है वो परिस्थिति जब कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं होती, ये है वो परिस्थिति जब 20 आपकी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब यहां पर आप देखिए इस 18 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, ये आपका सवाल। अब देखिए काट लेते हैं इसको, 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 15 तिया 45, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है? 15, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर कितने का गुणा? 10 का, यहां पर भी कितने का गुणा? ठीक है, मतलब कितने का मामला है ये? 150 का। अब आपने हटाया क्या था? 0 0 हटा दिया था, बस इसी 150 में आप एक 0 और ऐड कर दीजिए, आपका जो सामान्य विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 1500 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहां पर जो समझने की बात थी वो ये थी कि मामला विक्रय मूल्य का था, 3/4 बोला था, इसीलिए हमने उसका सामान्य विक्रय मूल्य 4 मान लिया। अब अगर कुर्सियां क्षतिग्रस्त नहीं होती तो पूरी 50 नहीं, हमने 5 ले ली, तो 5 जो कुर्सियां हैं उनको उसने बेचा होता 5 चौके 20 में, ठीक है। क्षतिग्रस्त हो गई तो 2 को उसने 3 के रेट पे बेचा, मतलब 2 तिहाई 6, और 3 को उसने 4 के रेट पे बेचा क्योंकि उसका सामान्य विक्रय मूल्य 4 है। तो 12 और 8, 12 और 6 18, मतलब सामान्य स्थिति थी जब वो 20 कमाता, क्षतिग्रस्त होने के बाद वो 18 कमा रहा है, और 18 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 135%। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 150। अब इसमें 0 हमने क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये सभी का डाटा को छोटा करने के लिए हमने सभी से 0 उड़ा दिया था,
वही एक जीरो लगा दिया, इसलिए उत्तर कितना आ गया 1500 रुपए। इस डाटा की कोई भी आवश्यकता सवाल में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, 3 घन की प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर। देखिए घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। ये 5-5 मीटर के 3 घन मैंने रख दिए। अब जो इसकी लंबाई है ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गई, मतलब L बराबर कितना है 15, लेकिन B की वैल्यू अभी भी कितनी 5 और H भी कितना है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस, ये फॉर्मूला है आपका। अब इस पे अगर आप रखोगे तो 2 15 के 5 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 15, अब 15 पना 75, 75 दूनी 150 और 50 25, मतलब 2 गुणे 175, उत्तर हो जाएगा 150। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 5-5 सेंटीमीटर के 3 घन है। घन का मतलब जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। तीनों घनों को एक साथ रख दिया तो लंबाई उसकी बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई अभी भी 5-5 ही है। बस यही इस सवाल में समझने की जरूरत है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 75 मीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान X से स्थान Y तक जाने में 3 घंटे का समय, ठीक है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने में Y स्थान से Z तक जाने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात, ठीक है। अब देखिए औसत चाल बराबर, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो औसत चाल होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल, ठीक है। अब देखिए 30% बढ़ी हुई, 30% बढ़ी हुई का मतलब हो जाएगा 75 तो थी, 30% बढ़ गई मतलब 1.3 का गुणा। अब सवाल में आप देखिए सवाल को करना कैसे, देखिए 75 मील के एक्स स्थान से जाने के 3 घंटे का समय लगता है। दूरी निकालनी है, चाल आपको दी गई है, समय आपको दिया गया है, तो पहले के लिए दूरी कितनी हो जाएगी 75 गुणे 3, ये हो गया। फिर अब आगे के लिए 30% बढ़ गई, 30% अधिक है। अब यहां पर अगर देखें तो दूसरे के लिए जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 75, चाल तो ये हो गई, और यहां पे समय कितना लग रहा है तो 2 घंटे लग रहा है, ये 2 घंटे लग रहा है। अब चाहो तो आप इन दोनों को गुणा करके इसको 150 बना लो, 150 में 1.3 का गुणा करोगे तो 0.0, ये कैसे, ठीक है। अब यहां देखिए, अब कुल समय पहले वाले में कितना लगा है 3 घंटे, दूसरे वाले में कितना लगा 2 घंटे। अब देखिए आप गुणा करेंगे तो ये कितना 225 प्लस 15, 15 तिया 45, 15 का 15 और 4 19 और बटे कितना 5। देखिए इसको 5 दे दिया तो 200, कितना हो जाएगा ये 420 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, उत्तर आ जाएगा 84। और यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। डाटा अलग अलग तरीके से दिया जाता है, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में, अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में, तो अमित उसी कार्य को, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्या देख बोल रहा है अखिल, साहिल और अमित ये कितने दिनों में कर रहे हैं 64। अखिल और साहिल, अखिल और साहिल ये कितने दिनों में कर रहे हैं दिनों में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वर्क दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो इसका वर्क निकाल लीजिए। तो 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, तो केवल अमित की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 लोगों ने मिलकर 5 काम किया, 2 लोगों ने 4 किया, मतलब जो तीसरा था उसने क्या 1 काम किया है, का जो टाइम है हो जाएगा 320 बटे 1, मतलब 320 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, तो सी अनुपाते ए बराबर क्या। देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ए अनुपाते बी बराबर है 4 अनुपाते 6 और बी अनुपाते सी बराबर है 10। अब यहां देखिए
बी दोनों में कॉमन है तो बी को बराबर होना चाहिए, तो बी को बराबर होना चाहिए तो 6 और 10, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। मतलब यहां पर कितने का गुणा करना है 5 का, और इस पूरे में कितने का गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा 6 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 30, तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 का गुणा, 10 को 30 बनाने के लिए 3 का गुणा। अब आपसे पूछ रहा है सी अनुपात ए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, सी की वैल्यू 11 तिहाई 33 और ए की वैल्यू 5 चौके 20, यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। रेशियो का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। बात करते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 रुपए की राशि 26,460 रुपए हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो 5%। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, निवेश की गई राशि कितने महीने में, ध्यान दीजिए सवाल में है कुछ नहीं, आपको सवाल को एज यूजुअल ही लगाना है। केवल इसमें जो है वो केवल एक चीज है और वो क्या है, आपको ईयर निकालना और बाद में उस ईयर को किस में बदल देना है। देखिए सवाल में मामला कितने का है 5% का, 5% की वैल्यू होती है 20, मतलब पूरा मामला है 20 और 1। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब देखिए पूरा मामला था कितना, ये कितना था 24,000 और ये कितना था 26,460, 0 से 0 कैंसिल। अब अगर मैं इसको हल करूं तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 2 8 4 12 6 18 कट रहा, 12 दूनी 24, 6 4 10, 6 से काटें क्या, चलिए 6 से काट लेते हैं, 6 से ही कटेगा, 6 चौके 24 400, 6 चौके 24, 6 चौके 24 76। अब देख लीजिए इसको हमें 20 और 21 के फॉर्म में बनाना है, मतलब ये पूरा मामला कितने का 20 की घाते 2 का और ये पूरा मामला कितने का है, मतलब ये पूरा जो डाटा हो गया ये कितना हो गया 2 वर्ष, और 2 वर्ष का मतलब होता है 24। यही आपका उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल वर्ष को महीने में बदल मामला था, केवल वर्ष को महीने में बदल, 2 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष को आपने महीने में बदल दिया, 24वां हो गया, बाकी तो सवाल सेम है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक शहर की जनसंख्या 92,61,000 यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले, देखिए फिर वही मामला 5% का मामला कितना है 20, मतलब ये स्थिति है 20 की और 21। ठीक है, अब कितने साल की बात हो रही है 3 साल की, तो ये 3 साल का मामला, 20 की घाते 3 कितना होता है 8,000 और 21 की घाते 3 कितना होता है 9,201। अब यहां की जनसंख्या देखिए, यहां की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, ये कितना है 92,61,000, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 1,000, बस यही 1,000 का यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए तो 8,000 और 3 जीरो आप और लगा दीजिए, जवाब है 8 के बाद 6 जीरो, 8 के बाद 6 जीरो, ऑप्शन नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बहुत ही आसान होते हैं अगर आदमी उनको तरीके से लगाए तो। बात करते हैं अगले सवाल की। एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात समय समान है। यहां पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। अब ये समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा s, मतलब मैं ये बोलता हूं d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अब यहां पे देखिए एक स्टेशन से कितनी दूरी है 100, तो दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी हो जाएगी, दूसरे स्टेशन से कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस 70, मतलब कितनी हो जाएगी 100 माइनस 70 मतलब 30 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 70 और अब चाल का आपसे पूछ रहा है तो चाल का ये रेशियो कितने का हो गया 7 और 3 का, तो चाल का भी अनुपात कितना हो जाएगा 7:3 का। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। आप देख रहे होंगे कि कितने सरल सवाल है अगर तरीके से इनको अटेम्प्ट किया जाए तो। 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जिनमें आपको कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं है।
एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वजन में गड़बड़ी करके वह 5 से ही 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो वजन में की जाने वाली गड़बड़ी, पहले तो आप इसी को देखो, 19 बना 95, 5 100, 100/19%, इसका मतलब हो गया मामला कितने। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि 1 किलो वजन में किस पर बोल रहा है, ये क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है उसका 1000, और दूसरी तरफ जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, दूसरी तरफ जो विक्रय मूल्य है वो है 20। ठीक है, यहां पर ये डाटा प्रतिशत में था, अगर ये प्रतिशत में होता 20 दिया होता तो मैं इसको 120% लिख लेता, लेकिन यहां पर डाटा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये आदत आपको होनी चाहिए, 1/19 मतलब 19 का समान 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मतलब 20/19 बराबर कितना होना चाहिए, 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, काट लीजिए, आप इसको सीधा सीधा कट कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 50, 19 बना 95, मतलब 1 बराबर कितना है, मतलब इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 950, और क्रय मूल्य क्या कहलाता है, जितना माल दिया गया, मतलब माल कितना दिया गया है 950 ग्राम, की जाने वाली गड़बड़ी, मतलब तौल कितनी हो गई, तौल हो गई 950 ग्राम, तो कमी कितने की हो गई, तो कमी 1 किलो में होता है 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम, मतलब उत्तर हो जाएगा 50 ग्राम, और यह है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ये वाला डाटा जरूर थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसा डाटा है 14 सही 2/7, 11 सही 1/9, ठीक है 12 सही 1/2, तो बेहतर यह है कि आप इसको 1/19 कर लीजिए, मतलब 19 पर 1 का लाभ, मतलब मामला कितने का हो जाएगा 20/19 का, हानि की बात करता तो 18/19। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे, मोहन और सोहन एक ही समय में बिंदु P से Q के एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते, एक ही समय में। मोहन और सोहन की चाल कितनी है 24 और 18 किलोमीटर, यदि वो 10 मिनट के बाद मिलते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं, तो P और Q के बीच दूरी निकालनी, समय आपको कितना दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, एक ही समय बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर, मतलब मामला क्या है, चाल की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, तो जो चाल है, जो चाल है वो चाल कितनी हो जाएगी 24 + 18, 24 8 32 10 42 AMP, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 मिनट, मतलब इसको आप घंटे में बदलेंगे तो 10/60। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, मतलब 42 गुणे 10/60, 2 से 0 कह सकते 42, उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, केवल एक बात ध्यान रखनी थी कि एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, मतलब दिशा विपरीत है, तो चाल जुड़े। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से 14,490 हो गई, उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, देखिए मामला क्या है, 15,750 से कितनी हो गई है 14,400, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 13 4 17 1 18, 7 5 12 5 17 1 18, ठीक है 9 से कट रहा है, 9 1 कम 9 6 67, 9 7 63, 9 5 45, 9 1 कम 9 5, 9 6 54, 9 1 कम, ये है मामला, ये है मामला। ठीक है, मतलब 175 से कितनी हुई है 100, तो यहां पर देखिए कमी कितने की हो गई है, 5 में 1 गया 4, 7 में 6 गया 1, मतलब 175 में 14 की कमी, मतलब 14 की कमी हुई है 175 में, आपको निकालना किसका है 100 का, 25 7 175, 25 चौके 100, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8%, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं है, जब प्रतिशत निकाले, प्रतिशत चाहे आप पूरा घटा के 15,750 पे निकालते, और चाहे तो आप, चूंकि प्रतिशत किस पे निकलता है अनुपात पे, और मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूं
कि जहां पर भी प्रतिशत और अनुपात का मामला है वहां आप आंकड़ों का इस्तेमाल मत करिए या आंकड़ों को छोटा करके प्रयोग किए। वही हमने किया, उत्तर आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी से दोगुना कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन का कम समय लेता। कुशल है मतलब बात किसकी की जा रही है, क्षमता। ए बी से दोगुना कुशल है का 45 दिन कम समय लेता, मतलब यहां पर समय का अंतर दिया हुआ है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो एक साथ कार्य को पूरा कर सकते। थोड़ा सा नया सवाल है, अभी तक के पेपर में ऐसा सवाल आया नहीं। देखिए ए और बी दो लोग हैं, अभी बात कर रहा है ये क्षमता की। अगर मैं क्षमता की बात करूं, पहले हम टी लिखते हैं, मान लीजिए ये टी है, ये ए, ठीक है। तो ए बी से दोगुना कुशल है, मतलब इसकी अगर क्षमता एक है तो इसकी। अब आपको कहीं पर कुछ नहीं दिया गया, केवल क्या दिया गया, टाइम का डिफरेंस। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो समय और क्षमता, अगर एक ही काम की बात हो रही हो तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये दो एक है तो ये कितना हो जाएगा, एक दो होगा मामला। अब देखिए यहां पर जो फर्क है वो कितने दिन का है, 40 दिन। मतलब ये जो फर्क है ये एक बराबर कितना दिया हुआ है, 45। मतलब यहां पर इसको कितने दिन लगे होंगे, 45 दिन, और इसको कितने दिन लगे होंगे, ये है आपका मामला। अब जो टोटल वर्क है, वर्क जो होता है, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। ये देखिए ये कितना है, 45, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2, मतलब वर्क कितना है। अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलके काम करें। देखिए अब अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे तो क्षमता इसकी 2 है, इसकी 1 है, ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और काम करना कितना है, 90। तो 90/3 काटोगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 30 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। देखिए इस सवाल में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर काम समान है, कुछ नहीं दिया गया है, तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक वैसे ही जैसे दूरी समान होने पर चाल और समय का अनुपात एक का अपोजिट होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, जैक और जान के धन का अनुपात 7:13 है। जैक और जान और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। जैक के पास इतना तो जोनास के पास कितना। सिंपल सा रेशियो का सवाल है। बोल रहा जैक और जॉन, इनका कितना है, 7:। फिर क्या बोल रहा है, जान और जोनास, इनका कितना है, 9:। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, जॉन की वैल्यू ऊपर कितनी है, 13, नीचे कितनी है, 9। दोनों को बराबर करना है, तो यहां कितने का गुणा हो जाएगा, 9 का, और यहां कितने का गुणा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो जैक, जान, जोनास कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 13 नहीं, यहां 117, 13 में 11 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है जैक के पास कितना है, 6300 रुपए। इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, 6300 रुपए। आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 जीरो यहां बढ़ गए, अब यहां भी बढ़ा दीजिए, 14,000। ठीक है, बेसिक रेशियो का सवाल है। एक सवाल अभी आ भी चुका है जिसमें सी अनुपात ए पूछा गया। एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर सवाल में एक एक करके सवाल को आपको पकड़ना पड़ेगा। 86,000 की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत देके प्रतिशत पूछा हुआ है, इस डाटा को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, पहला तो ये है फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। 60% कम है मतलब कितना है, 40। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका जो अंकित मूल्य है अगर वो 100 है तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये आपका डाटा। फिर आपको बोल रहा है कि 40% छूट देता है खरीदार खुदरा। अब पहली स्थिति
सदस्यता कार्ड योजना के बिना और सदस्यता कार्ड योजना के साथ। अब ये सामान बेचेगा कितने का, तो कार्ड के बिना, कार्ड के बिना, तो कार्ड के बिना अगर रहेगा तो कितने की छूट मिलेगी, केवल 40 की छूट मिलेगी। 40 की छूट मिलेगी मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 60 का। तो यहां पर जो लाभ है वो कितने का रहेगा। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कार्ड के साथ। अब देखिए कार्ड के साथ 40 की छूट और 10 की छूट, दो छूटें। यहां पर कितनी छूट है, 40। मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रतिशत आपको 50 में से कट जाएगा। अब 100 में अगर 46 की छूट मतलब मामला कितने का है, 54 का। मतलब यहां सामान कितने का बिक जाएगा, 54 का। तो यहां पर जो डाटा है, यहां पर लाभ कितने का हो रहा है उसको, ये है आपका सवाल। अब आपसे सवाल में बोल रहा है सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। ये कितना है 14, ये कितना है 20। क्या हो जाएगा ये 14/20, मतलब 20 पंचे 100, 14 पंचे 70। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल कुछ चीजें आपको रिज्यूम करनी थी। पहला, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 40 है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 40 की छूट दी गई, मतलब सामान कितने का बिक गया, 60 का। लाभ कितने का हो जाएगा, दूसरे में 40 की छूट और प्लस 10 की छूट। 40 और 10 की छूट मिलाकर के छूट कितने की हो गई, 46 की। 46 की छूट मतलब सामान कितने का बिकेगा, सामान बिकेगा 54 का। तो 54 का सामान बिका, मतलब पहले उसको लाभ हो रहा था 20 का, फिर कितने का हो रहा है 14 का। तो 14/20 गुणे 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 70%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वह 1800 रुपए कमा रहा है। व्यक्ति के वेतन में कितने की वृद्धि हुई। सवाल में कुछ भी नहीं है, 600/1200 मतलब 50% की है, लेकिन इसको आप लगाना ऐसे, ये इससे ये हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो 1/2 गुणे 100, मतलब उत्तर हो जाएगा 50%। और यह है आपका ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण। अब देखिए पिघला करके एक ही घन बनाया गया, तो स्थिति क्या बनती है, तब दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान। और अगर आयतन समान है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, भुजा, और भुजा से आप क्या निकाल सकते हो, विकर्ण। सवाल को पहले देख लो आप। देखिए घनाभ का आयतन मतलब ये जो घन जो बनेगा आपका, वो क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब, और इसका कितना होता है, l गुणे b। ये है मामला। अब देखिए एल बी एच कितना दिया गया है, 8 गुणे 1 गुणे 6, मतलब कितना हो जाएगा 48, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 48। अब आप अगर इसको तोड़ेंगे तो 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, ये बाहर हो जाएगा, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी होती है, 2√6। और जो घन का विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, a रूट, मतलब पूरा मामला 2√6 और गुणे रूट। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा ये 2√6 गुणे, अब देखिए 3 यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो उत्तर कितना बचेगा, 2। और ये है, सॉरी 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 सॉरी, 2×6 a√3, 6 गुणे 3 18, 9 3, 9 दूनी 18। क्या मामला है, क्या गड़बड़ है,
8 6 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ए क्यूब। 2√6 ठीक तो है। और जो सबसे लंबा विकर्ण होता है वो होता है a√3, 6 3 का 18, 9 बाहर निकल आएगा, 9 का मतलब 3 बाहर निकल आएगा, 3 दूनी 6, 6√3 आना चाहिए। 9√3 कैसे आ रहा है इसका? 8 1 और 6, 3 ठोस घनों को पिघल, ओहो घनाभ नहीं है, घन है, घन है, घन है। सॉरी सॉरी, इस सवाल को ऐसे कर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, मैंने उसको घनाभ समझ लिया। देखिए इसको मैं बड़ा ए मान लेता हूं। यहां पर भी क्या है? तीनों घनों का, ठीक है। अब देखिए ये कितना है? ए क्यूब। यहां पे कितना हो जाएगा? a1 क्यूब, a2 क्यूब और ए। अब देखिए कितना ये? 8 की घाते 3 प्लस 1 की घाते 3 प्लस 6 की घाते, मतलब ये कितना? 512 प्लस 1 प्लस 216। जोड़ेंगे 6 2 8 और 1 9, 1 1 2, 5 2 7, 729। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√729, मतलब कितनी हो जाएगी? और विकर्ण कितना होता है? जो इसका विकर्ण होता है वो होता है a√3, ए की वैल्यू 9 है, मतलब उत्तर हो जाएगा 9√3, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले सवाल। साथियों इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये पेपर खत्म हो, काफी बढ़िया और सरल पेपर कहलाया जाएगा, क्योंकि सवालों में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो सवालों में कोई दम नहीं था। 4-5 सवाल तो ऐसे थे जिनमें कलम चलाने की भी नहीं थी। आप चाहते तो सवाल को पढ़ते पढ़ते उसका आंसर टिक कर सकते। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में डला हुआ था और उस पर कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके बोला कि आप इसका कोई डायरेक्ट तरीका बताइए, वो मैंने आपको आज बताने का काम किया। यहां पर एक बात आप समझिए, हर एग्जाम का जो लेवल है वो अलग होता है। सीजीएल, यही क्वेश्चन अगर सीजीएल लेवल पे रहे तो सवालों को लगाने का तरीका, जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल पे आते ही नहीं है, लेकिन अगर आते हैं, जैसे वो सवाल आया हुआ था जिसको आज हमने रिपीट किया, तो सवाल को लगाने का तरीका। अभी हम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि आपका बेसिक मजबूत करते हुए आपको आगे की ओर ले जाने का काम करें। इसके बावजूद भी अगर किसी पेपर का कोई सवाल ऐसा है जिसको समझने में आपको दिक्कत जा रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, हम उसे अगले वीडियो में अवश्य प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।